मैं डॉक्टर जी.आर. पाटले, शासकीय जाजर उदय नवीन कन्या महाविद्यालय जानिए, BBA फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और हमारा आज का टॉपिक है इस विषय पर प्रबंध की विचारधारा, मैनेजमेंट थॉट। मैनेजमेंट थॉट को विभिन्न विचारकों ने अपना अपना विचार व्यक्त किया है, लेकिन हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे या तीन विचारकों के प्रति। पहला है F.W. टेलर का विचार, दूसरा हेनरी फेयर का विचार और तीसरा है जॉर्ज एल्टन मेयो का विचार। इसमें सबसे पहले हम आते हैं टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, उनके विचार क्या हैं। तो उन्होंने 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। इन 14 सिद्धांत को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि प्रबंध विचारधारा क्या चीज़ है। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही प्रबंध के विकास की कहानी जुड़ी हुई है, अर्थात प्रबंध की कला उतनी ही प्राचीन है जितना कि मानव सभ्यता का विकास। F.W. टेलर ने 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश तक परंपरागत प्रबंध का बोलबाला रहा है। प्रबंध को एक जन्मजात प्रतिभा माना जाता रहा। प्रत्येक एकाकी प्रबंधक अपनी विशिष्ट समस्याओं का समाधान अपने ढंग से कर लेता रहा। बिना सैद्धांतिक ज्ञान के ऐसे इस परंपरागत दृष्टिकोण में सुधार लाना संभव नहीं था। सन 1880 और 90 के मध्य F.W. टेलर ने एक नवीन दृष्टिकोण को जन्म दिया और जिसे हम वैज्ञानिक प्रबंध कहते हैं। तो इस तरीके से F.W. टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता माना जाता है, इसलिए इन्हें वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता या जनक कहा जाता है। टेलर का दर्शन और उनका प्रयोग का मुख्य क्षेत्र सिर्फ प्रबंध नहीं वरन कार्यशाला में प्रयोग की जाने वाली विधियां थी। इनके प्रमुख विचार कुछ इस प्रकार से हैं। पहले से ही कार्य का नियोजन करना, विशिष्ट कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का चयन करना, संपूर्ण कार्य को एक बार स्मरण कर छोटे छोटे कार्यांशों में विभक्त करना, प्रत्येक कार्यांशों के निष्पादन हेतु प्रमापित समय निर्धारित करना, यंत्रों या साज सज्जा का प्रमापीकरण करना, यंत्रों आदि के प्रयोग का सही व श्रेष्ठ ढंग से निर्धारित करना, अनावश्यक हरकतों को दूर करना, हरकत का अर्थ यहाँ पर कार्य से है, और कार्य की प्रगति के अनुसार श्रम का विभाजन करना, प्रबंध के कार्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, परंपरागत दृष्टिकोण को यहाँ पर परित्याग करना है। आजकल ये बातें भले ही सामान्य प्रतीत हो रही हैं उनके द्वारा यह प्रतिपादित बिंदु, किंतु सीमित ज्ञान एवं तकनीक के उस युग में इनका विशेष महत्व रहा है। टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, टेलर ने 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। इसमें सिद्धांत उनका है कार्यानुमान का सिद्धांत, टास्क आइडिया, प्रयोग का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, कार्यों के वैज्ञानिक विभाजन का सिद्धांत, सामग्री के वैज्ञानिक चयन व उपयोग का सिद्धांत, श्रमिकों को वैज्ञानिक ढंग से चुनाव एवं उसका प्रशिक्षण का सिद्धांत, उन्नत व आधुनिक यंत्रों व उपकरणों का उपयोग और प्रमापीकरण का सिद्धांत, कुशल लागत लेखा प्रणाली का सिद्धांत, प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति का सिद्धांत, उत्तम कार्य दशा का सिद्धांत, अपवाद का सिद्धांत, क्रियात्मक संगठन का सिद्धांत और अंत में मानसिक क्रांति का सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया। विभिन्न प्रकार के उसने अनुसंधान किया, परीक्षण किया और इस तरीके से ये 14 प्रतिपादित सिद्धांत उनके द्वारा दिए गए जो प्रबंध में विशेष रूप से उपयोग किया गया। तो इसमें सबसे पहले आते हैं कार्यानुमान का सिद्धांत, टास्क आइडिया। प्रत्येक कार्य को संपन्न करने के लिए पूर्व वैज्ञानिक प्रबंध इस बात का ज्ञान कराता है कि एक प्रथम श्रेणी के श्रमिक को उचित परिस्थितियों में कितना कार्य
करना चाहिए। कार्य संबंधी के बिना यह ठीक ठीक मालूम नहीं किया जा सकता कि श्रम उत्पादन से श्रम कार्य कर रहे हैं। श्रमिक प्रमापित उत्पादन से कम कार्य कर रहे हैं या अधिक। एक श्रमिक कितना कार्य कर सकता है यह प्रयोगों द्वारा निश्चित की जाती है। एक अध्ययन में उन्होंने पाया कि प्रथम श्रेणी के श्रमिक को प्रतिदिन 47.5 से 48 टन तक माल लादना चाहिए। उन्होंने ये इस सिद्धांत इसको परीक्षण किया था एक लौह कारखाने में, लोहे के कारखाने में, और उसने इसका लदान की व्याख्या की थी कि एक प्रथम श्रेणी के श्रमिक को 47.5 से 48 टन तक माल प्रत्येक दिन लदान करना चाहिए। इसके बाद में फिर आता है प्रयोग। उसने प्रयोग का एक्सपेरिमेंट का थ्योरी दिया। वैज्ञानिक प्रबंध में प्रयोगों का अधिक महत्व है। प्रयोग द्वारा श्रमिकों के विभिन्न क्रियाओं की जांच की जाती है, उनका विश्लेषण किया जाता है जिससे आवश्यक सुधार पश्चात कार्य क्षमता में वृद्धि हो। टेलर ने इसके ठीक ठीक अनुमान के लिए समय का अध्ययन किया, गति का अध्ययन किया और थकान अध्ययन कर वैज्ञानिक प्रयोग पर बल दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रयोग का सिद्धांत। नेक्स्ट हम चलते हैं तीसरा जो है हमारा नियोजन का सिद्धांत, प्लानिंग का सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंध का तृतीय योगदान हर कार्य के लिए एक विशेष योजना का होना है। जैसे कारखाने में पृथक रूप से एक योजना विभाग होना चाहिए। तो इस तरीके से योजना विभाग प्रत्येक विभाग में होने से नियोजन ठीक ठीक ढंग से किया जा सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं चौथा, श्रमिकों का वैज्ञानिक ढंग से चुनाव तथा उसका प्रशिक्षण। टेलर ने श्रमिकों को चुनाव तथा प्रशिक्षण पर बहुत बल दिया क्योंकि इससे कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, और उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य को नहीं कर सकता। प्रथम श्रेणी के कारीगर के लिए 3 विशेष योग्यताएं बताई हैं। वह है कार्य करने के लिए वह व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से उपयुक्त होना चाहिए, उचित वेतन उसको दिया जाना चाहिए और आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से श्रमिकों का चुनाव जो है वह वैज्ञानिक ढंग से होनी चाहिए तथा उनको समय समय पर प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं कार्यों के वैज्ञानिक विभाजन का सिद्धांत। इसे सही व्यक्ति को सही कार्य का सिद्धांत भी कहा जाता है, अर्थात जो व्यक्ति जिस काम को कर सकता है उसके लिए उसी व्यक्ति का चयन किया जाना चाहिए। इस तरीके से कार्यों का विभाजन वैज्ञानिक आधार पर होनी चाहिए। सामग्री के वैज्ञानिक चयन का व उपयोग का सिद्धांत। तो सामग्री का भी चयन करते समय माने कच्चे माल व अन्य सामग्री के लिए पहले प्रमाप निर्धारित कर सामग्री का क्रय किया जाना चाहिए। इसके लिए यह प्रमाप वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग कर किया जाना चाहिए। उन्नत व आधुनिक यंत्रों व उपकरणों के उपयोग का सिद्धांत। यह सिद्धांत वैज्ञानिक यंत्रीकरण पर बल देता है, अर्थात आधुनिक यंत्रों उपकरणों आदि का सामयिक जांच, निरीक्षण, मरम्मत आदि पर बल देता है ताकि हमारी यंत्र आधुनिकता से ओतप्रोत हो। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रमाणीकरण का सिद्धांत, स्टैंडर्डाइजेशन। प्रमापीकरण के परिणाम स्वरूप कार्य का मूल्यांकन निश्चित लक्ष्यों के आधार पर किया जा सकता है एवं लागतों में कमी, किस्म में सुधार, कार्य क्षमता में वृद्धि इससे संभव होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं 9वां नंबर, कुशल लागत लेखा प्रणाली का सिद्धांत, इफिशिएंसी कास्ट अकाउंटिंग सिस्टम। योग्य एवं कुशल लेखापाल नियुक्त करने का यह सिद्धांत
बल देता है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली का सिद्धांत। टेलर ने विभेदात्मक इकाई मजदूरी पद्धति को अपनाने की बात कही, जिसके अनुसार निर्धारित समय में काम समाप्त करने वाले कर्मचारी को ऊंची दर से तथा न करने वालों को नीची दर से पारितोषिक देने की व्यवस्था उन्होंने की। नेक्स्ट चलते हैं अगला पॉइंट, उत्तम कार्य दशाओं का सिद्धांत। प्रत्येक संस्था में प्रत्येक कर्मचारियों का लगाव उत्पन्न करने के लिए श्रम प्रबंध के मध्य संबंध मधुर होना चाहिए, वहाँ की कार्य की दशा भी उन्नत होना चाहिए, इस बात पर बल दिया है। प्रबंध में अपवाद का सिद्धांत, एक्सेप्शनल ऑफ मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत केवल उन परिस्थितियों की ओर प्रबंध को ध्यान देना आवश्यक हो जाता है जो कि अपवाद स्वरूप उत्पन्न हो रही हो। तो ये प्रबंध के अपवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट हम चलते हैं मानसिक क्रांति का सिद्धांत। श्रम एवं पूंजी के बीच पारस्परिक वैमनस्यता एवं भेदभाव की स्थिति निर्मित होती रही है, जिससे वैज्ञानिक प्रबंध की योजना इनके दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर सद्भावना पैदा करना है, जिससे श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि हो तथा उत्पादन व्यय में कमी के साथ किस्म में सुधार हो। अंतिम हमारा जो बिंदु है वह है क्रियात्मक संगठन। यह क्रियात्मक संगठन का सिद्धांत। क्रियात्मक संगठन का सिद्धांत फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। टेलर ने प्रबंधकीय स्तरों के संगठन में विशिष्टीकरण के सिद्धांत को विस्तार करने का प्रयास किया है। इससे एडबोस स्कीम अथवा फंक्शनल फोरमैनशिप भी कहते हैं। तो इस तरीके से वैज्ञानिक प्रबंध के जनक टेलर ने इस तरीके से सिद्धांत प्रतिपादित किए। इस वैज्ञानिक प्रबंध को कुछ लोगों प्रबंध शास्त्रियों ने इसको सराहा और इसको अधिकांश व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाने लगा, लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं। तो इस तरीके से वैज्ञानिक प्रबंध के क्या लाभ है, किनको किनको लाभ होता है, ये हम यहाँ पर संक्षेप में इसकी चर्चा करेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध के क्या लाभ हैं? इसमें निर्माताओं को लाभ, श्रमिकों को लाभ होता है, उपभोक्ताओं को लाभ होता है और राष्ट्र को लाभ होता है। पहला आते हैं निर्माताओं को लाभ। निर्माताओं को न्यूनतम लागत पर वस्तु का निर्माण करने में सहायक होता है। अधिकतम काम लेने में सुगमता होती है श्रमिकों से। श्रम विभाजन के यहाँ पर लाभ होते हैं। उत्पादन व्यय में कमी आती है। माल की किस्म में सुधार, औद्योगिक अशांति का अंत होता है और पूर्ण निरीक्षण यहाँ पर संभव होता है। उत्पादकता, आय में वृद्धि तथा उत्पादन प्रक्रिया एवं सुविधाओं का प्रमाणीकरण इसके अंतर्गत होता है। इसका लाभ एक निर्माताओं को प्राप्त होता है। श्रमिकों को लाभ इस वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत श्रमिकों को भी लाभ होता है। इसकी कार्य का युक्त विवरण होता है। जैसी जिसकी कार्य क्षमता उस तरीके से उनको कार्य का विभाजन किया होता है। औद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। वेतन में वृद्धि होती है। उच्च जीवन स्तर में वृद्धि होती है। कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। समय की बचत होती है। अतिरिक्त पारितोषण प्राप्त होती है। स्वस्थ एवं शांतिमय वातावरण बनता है। व्यवसायिक क्षेत्र में वैयक्तिक विकास का अवसर भी प्राप्त होते हैं और परस्पर सहयोग की भावना यहाँ पर श्रम और पूंजी में उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से श्रमिकों को भी यहाँ पर लाभ होता है इस वैज्ञानिक प्रबंध के कारण। इसी तरीके से उपभोक्ताओं को भी लाभ होता है। सस्ती वस्तु की उपलब्धता होती है। क्रय शक्ति में वृद्धि, श्रेष्ठ किस्म और रहन सहन के स्तर में इससे सुधार होता है। इस तरीके से चौथा हमारा है राष्ट्र को इससे लाभ होता है। राजस्व में वृद्धि, अधिक कर की प्राप्ति होती है। उत्पादन में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और रोजगार के साधनों में
वृद्धि होती है, क्योंकि यहाँ पर कुशल ढंग से यदि औद्योगिक संस्थाएं संचालित होती है तो रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है। इसके बाद फिर आते हैं दोष, इसकी डीमेरिट्स क्या है। इसमें प्रमापीकरण की जो अवधारणा दी गई है एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा, इसको विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों ने इसका दोष बताया, क्योंकि यह प्रमापीकरण हर स्थिति में यह व्यवहारिक नहीं है, अर्थात अव्यवहारिक है। श्रमिकों का विरोध, इसमें यहाँ पर श्रमिकों का भी विरोध हुआ, श्रमिक का शोषण हो रहा, अधिक कार्य किया जा रहा है, प्रमापीकरण के द्वारा स्टैंडर्डाइजेशन किया जा रहा है उसके कार्यों का, तो इस तरीके से श्रमिकों का भी यहाँ पर विरोध हुआ इस वैज्ञानिक प्रबंध का। और नेक्स्ट सेवा योजकों को द्वारा भी इसका विरोध किया गया। सेवा योजकों ने अपने विरोध में इस बात को कहा कि यह खर्चीली पद्धति है, स्वतंत्रता में यहाँ पर कमी है, स्थायित्व का अभाव, योग्य कर्मचारियों की प्राप्ति में कठिनाई हो रही है, मंदी काल में बोझ वाली पद्धति है और छोटी औद्योगिक इकाइयों के लिए यह अनुपयुक्त है। यह बड़ी औद्योगिक संस्थाओं में प्रायः उपयुक्त माना गया है। तो इस तरीके से वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा को हमने जब एफ.डब्ल्यू. टेलर का देखा तो यह अधिकांश रूप से व्यवसायिक क्षेत्र में इसका आत्मसात किया गया, अपनाया गया और इससे उद्योग के क्षेत्र में इसका लाभ प्राप्त हुआ। यहीं पर हम आज इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू।